हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, 11वीं क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, 6 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत बच्चों हम लोग ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे। और ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो हमारा अंतिम लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे थे कि अगर हमें ग्रामीण विकास करना है तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हमें डेवलप करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम ग्रामीण विकास की जो वास्तविक कल्पना परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं वो विकसित हो सकेगी। तो हम उसमें बच्चों, आपको जैसे ध्यान है कि हम लोग उसमें आपके शिक्षा देख चुके हैं, हम स्वास्थ्य आपका देख चुके हैं, और साथ में हम लोग भूमि सुधार को देख चुके हैं, और साथ में हमने जो अन्य बेसिक सुविधाएं हैं उनको हम लोग आपका देख रहे हैं, चाहे आपका बिजली हो, पानी हो, ऋण हो, आपका बाजार हो, परिवहन हो, या फिर सूचना संचार हो। ये ऐसे क्षेत्र थे जिनके माध्यम से हम लोग अगर इन क्षेत्रों को डेवलप कर लेते हैं तो जिस हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ग्राम को आपका डेवलप करने की बात करते हैं, तो इन सेक्टरों को विकसित कर कर हम गांव को एक विकसित रूप में खड़ा कर सकते हैं, जिसकी हम लोग बात करते हैं, ताकि हमारे गांव भी शहर जैसे हो जाएं और गांव के लोगों को शहर की ओर अपना पलायन, अपना परिवर्तन ना करना पड़े। तो बच्चों, ये इतना सब कुछ हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, और हम लोग शुरू करते हैं जहां से हमारा लेक्चर छूट गया था। क्योंकि समय समाप्त हो जाता है तो लेक्चर बीच में ही छोड़ना पड़ता है। अब उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर अपनी टीवी स्क्रीन के समक्ष बैठ जाइए और ध्यान से चैप्टर को पढ़िए। क्लियर है? और साथ में अंडरलाइन करते चलिए। चलिए बच्चों, ध्यान देंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर हमारा छूट गया था बच्चों, उस आपका लेक्चर के अंतर्गत बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे? ध्यान दिला दूं मैं आपको, ग्रामीण विकास क्या है हम लोग ये पढ़ रहे थे। बच्चों, ग्रामीण विकास क्या है हम लोग ये देख रहे थे, और साथ में हमें ये देखना था कि अगर हमें ग्रामीण विकास करना है तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं, आपके सेक्टर हैं, जिनको हम डेवलप करेंगे तो ही हम ग्रामीण विकास की जो हमारी वास्तविक संकल्पना है कि हम लोग गांव को विकसित करें, तो वो बिना इन सेक्टरों के, बिना इन क्षेत्रों के अधूरी है। और हमने इन क्षेत्रों को पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, और आपने घर जाकर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रिवाइज भी किया होगा। अब देखिए, एक अन्य सेक्टर और है, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। देखिए बच्चों, निर्धनता निवारण, गरीबी का निवारण कैसे करेंगे। आपको बच्चों पता है कि जब मैंने चैप्टर नंबर 4 आपको पढ़ाया था, तो निर्धनता को हमने विस्तृत से पूरी चर्चा की थी कि हमारे देश में गरीबी क्यों है, किस प्रकार दूर करेंगे, सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, सरकार किस माध्यम से अन्य योजनाएं चलाई हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, शहरी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, साथ में हमने देखा था कि स्वरोजगार की बात कर रही है सरकार, ताकि निर्धनता को दूर करा जा सके। तो बच्चों, जो निर्धनता निवारण है और समाज के कमजोर वर्गों की जीवन दशाओं में महत्वपूर्ण सुधार के विशेष उपाय। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा निर्धनता निवारण है, हमें उस पर भी ध्यान देना है, और साथ में समाज के कमजोर जो वर्ग हैं, जो भी बच्चों आपके ऐसे वर्ग हैं जो आपके समय के साथ आपका पिछड़ गए हैं, वो इतना आपका डेवलप नहीं है, चाहे भी वो कोई सा भी वर्ग हो, चाहे आप उसमें चाहे आपके महिलाएं हों, आपके बच्चे हों, आपके पिछड़े हों, जो भी बच्चों आपके लोग हैं, वो क्या है, उनकी दशा में हमें क्या करना है, उनकी जीवन दशा में सुधार करना है। क्लियर है? और ये हमें विशेष उनके उपाय भी करने हैं कि किस प्रकार से उनका सुधार होगा, उनका डेवलपमेंट होगा, जिसमें उत्पादक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि हमें उनको ऐसा सुधार करना है, ऐसा रिफॉर्म करना है कि वो रोजगार के लिए उत्पादक बने, यानी कि उनका रोजगार हो, रोजगार से कुछ माध्यम से वो उत्पादक करें। हमें ऐसे अवसर क्या करने हैं, उपलब्ध कराने हैं, और ऐसे उपलब्धों पर हमें विशेषकर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, या ध्यान देना चाहिए बच्चों। अब इससे आगे हम लोग आपका देखते हैं। चलिए, अब इतना तो हम लोग ये सेक्टर आपका पढ़ चुके हैं कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से हम लोग आपका डेवलप कर सकते हैं ग्रामीण विकास को। ये हम लोग इस सेक्टर के माध्यम से देख रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसका अर्थ होगा कि, अब देखिए कह रहे इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं। अब देखिए कह रहे इसका ये मीनिंग हो, जो गांव के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके कृषि में लगे हैं, कुछ ऐसे हैं जो गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। क्लियर हो गया? यानी कि कहीं सर्विस करते हैं, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, चाहे मान लीजिए
कोई किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, किसी औद्योगिक में जॉब कर रहा है, या किसी के यहाँ कोई किसी होटल में लगा हुआ है, किसी अन्य माध्यम में वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो वो कैसा है, गैर कृषि कार्य में। उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेषकर सहायता देनी होगी। अब हमें क्या करना है, जो ऐसे लोग हैं, चाहे तो जो आपके कृषि में लगे हों, चाहे वो लोग हों, या फिर वो भी लोग हों जो आपके गैर कृषि कार्य में लगे, हमें किस पे ध्यान देना है, हमें उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना है। बच्चों, किस पर ध्यान देना है, उत्पादकता बढ़ाने पर, कि हमें कुछ तो मिले आखिर, कि अगर हम उनकी उत्पादकता बढ़ा देंगे तो हमें क्या होगा, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। गैर कृषि उत्पादक क्रियाकलाप जैसे खाद्य प्रसंस्करण, जो आपकी फूड, जो आपका प्रोसेसिंग होता है, उसमें हेल्थ फैसिलिटी, आपके जो स्वास्थ्य आपकी सुविधाओं की अधिक उपलब्धता। अब हमें क्या करना है, जो हमारे खाद्य आपके प्रसंस्करण है, जो फूड आपका प्रोसेसिंग है, हमें उस पर ध्यान देना है। और साथ में हेल्थ फैसिलिटी है, हमें उनको अच्छे अधिक उपलब्ध करानी है। घर और कार्यस्थल पर स्वच्छता संबंधी सुविधाएं। और देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि हम किन चीज के आधार पर उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। बच्चों, ध्यान रहेगा, खाद्य आपका प्रसंस्करण है, आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमें अधिक उपलब्ध करानी है, आपका घर और कार्यस्थल, यानी कि चाहे हमारा घर हो, कार्यस्थल का मतलब है जहां हम लोग काम करते हैं, उस पर क्या करना है, हमें स्वच्छता संबंधी सुविधाएं ध्यान रखना है इनका, तथा सभी के लिए शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता। अब हमें क्या करना है, ये चीजें करनी है, और उसमें भी क्या होगा, जो आपकी शिक्षा होगी, जो आपकी एजुकेशन है, उसको सर्वोच्च वरीयता देनी है। यानी पहली प्रेफरेंस हम लोग आपका किसे देंगे, शिक्षा को देंगे। अब क्यों देंगे, ये देखिएगा, ताकि तीव्र ग्रामीण विकास हो सके। यानी कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो जिस हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, उसकी गति, उसकी स्पीड क्या होगी, आपकी बच्चों तीव्र हो सकेगी। तो यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि ऐसे लोग जो आपके कृषि कार्यों में लगे हैं और या जो आपके गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, हमें उनकी उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना है। और उन सेक्टर को हमने पढ़ रहे हैं कि हम किस प्रकार से उनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है ना बच्चों? अब इससे आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने पिछले अध्याय में यह भी देखा है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद, अब आपको ध्यान आना चाहिए, पिछले अध्याय की बात कर रहा, पिछले चैप्टर की, सकल घरेलू उत्पाद, बच्चों जीडीपी की बात हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कम रहा है, बिल्कुल पड़ा है। किसका रहा है बच्चों? एग्रीकल्चर क्षेत्र का योगदान कैसा रहा है? कम। और मैं आपको ध्यान दिला दूं, साथ में ये बताया था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय एग्रीकल्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था, फिर औद्योगिक क्षेत्र का बहुत कम था, उसके बाद सर्विस सेक्टर आपका नगण्य था। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश बढ़ना शुरू हुआ, चीजें आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई, उसके साथ एग्रीकल्चर पिछड़ता चला गया जीडीपी में, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा, और आज वर्तमान में अगर आप बात करो तो आपके सर्विस सेक्टर और बच्चों औद्योगिक क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हमारे जीडीपी में होता है, जबकि कृषि का योगदान उसमें कम रहा है। ये हम लोग, मैं आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं, आपको याद होगा। किंतु कृषि पर आश्रित जनसंख्या अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, बच्चों कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अब क्या नहीं हुआ है? कोई महत्वपूर्ण आपका परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी कि दिन प्रतिदिन क्या हुआ है जीडीपी के अंदर, बच्चों किसके अंतर्गत, आपका जीडीपी के अंदर क्या हुआ है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो हमारा कृषि है, उसका जो योगदान है वो तो कम हो गया, लेकिन जो इस पर निर्भर लोग हैं उनकी संख्या कैसी है आपकी, वो बच्चों कम नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? कम नहीं हुई। यानी कि योगदान तो कम हुआ, योगदान तो क्या हुआ बच्चों? कम हुआ, लेकिन जो लोगों की संख्या है, जो आपकी जनसंख्या है, जो लोग जिस पर जो आपका निर्भर है, उनकी संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं नजर आया। यानी कि योगदान तो कम होता चला गया, लेकिन लोगों की निर्भरता कम नहीं हुई आपका कृषि पर। यह हमें बता रहा है, जैसा हम पहले भी आपका देख चुके हैं और हमने अभी भी पढ़ा है कि कृषि पर 2/3 देश की जनसंख्या आपकी क्या है? आश्रित है। यानी कि आज एक ऐसी बहुत बड़ा जनसंख्या वर्ग है जो आज भी कृषि पर क्या है? निर्भर है, उसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आप, ऐसा है ना, मैं आपको बार बार बोलता हूं
कि आपको पिछला चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि जब हम नया चैप्टर पढ़ते हैं तो पिछले चैप्टर का उसमें बहुत कुछ मिलता है, पिछला चैप्टर उस चैप्टर से लिंकेड होता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना पुराना जितना भी आप पढ़ चुके हैं, चाहे कोई भी विषय हो, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभ्यास करने से अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, वो निरंतर हमारे अभ्यास में बनी रहती हैं, और जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो वो चीज हमें मिस नहीं होती। क्लियर है? आगे देखते हैं। यही नहीं, नए सुधार कार्यक्रम के जो क्रियान्वयन के बाद बात, तो अब देखिए अब क्या हुआ, आपके कुछ नए सुधार हुए, उन नए सुधार के जो आपके क्रियान्वयन के बाद तो 1991 और 1991 से और 2012 में जो हमारी कृषि की समृद्धि दर घटकर 3% रह गई। अब देखिए, अगर हम बात करें बच्चों, देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र की, और अगर हम 1991 से लेकर 2012 के बीच की बात करें तो जो एग्रीकल्चर में आपका ग्रोथ थी, जो आपका डेवलपमेंट था, जो आपकी समृद्धि, जो आपकी दर थी, वो बच्चों कितनी रह गई है, 3% रह गई है। यानी कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो इतनी बढ़िया नहीं है, यानी कि वो बढ़ नहीं रही है, उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी नजर आ रही है। अब देखते हैं, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अस्थिरता आई है। अब कह रहा है कि कुछ ही वर्षों में क्या आई है, अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी आई है। इसमें 2014-16 के दौरान कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 1% से कम थी। अब ये क्या कह रहा है कि 2014 और 16 के बीच के बात करें तो उसमें जो आपकी कृषि है, आपकी वानिकी है, मतलब जो आपका फॉरेस्टेशन है और मत्स्यन, ये किसके पार्ट हैं बच्चों, ये सब एग्रीकल्चर के पार्ट हैं। तो इसका जो अगर हम सकल मूल्य की वृद्धि में बात करें तो उसमें क्या आई है बच्चों, 1% से भी कम की क्या आई है, आपका कम हुआ है, कमी आई है। जो पिछले वर्ष से कम है, वो क्या है, पिछले वर्ष से कम है, यानी कि कमी तो आई है लेकिन उतनी कमी नहीं आई जितनी की पिछले वर्ष आई थी। अनेक अर्थशास्त्री जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, 1991 1991 के बाद से सार्वजनिक निवेश में आई गिरावटों को इसका कारण मानते हैं। अब कह रहे हैं कि जो ये आपकी गिरावट दर्ज हुई है उसका क्या कारण है, जो भी आपके सार्वजनिक निवेश हुआ है, उस सार्वजनिक निवेश में जो आपकी गिरावट आई है, उस गिरावट के कारण हमें ये सब चीजें आपकी उसका रिजल्ट या उसका इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसका यह भी विचार है कि अपर्याप्त आधारिक संरचना, और देखिए क्या कह रहे हैं, इनका एक विचार और है जिसमें क्या है, अपर्याप्त आधारिक संरचना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जो क्या है, अपर्याप्त है, जो उतना पर्याप्त होना चाहिए वो उतना पर्याप्त नहीं है। उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव है। अब देखिए, जो आपका उद्योग है, यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है और साथ में आपके सर्विस सेक्टर जो हैं, उनमें क्या है, वैकल्पिक रोजगार के अवसरों के अभाव हैं, और अनियत रोजगार में वृद्धि आदि के कारण भी ग्रामीण विकास में बाधाएं आ रही हैं। यानी कि जो आपका उद्योग है उसमें भी, और साथ में आपका भी जो सर्विस सेक्टर है, उनमें कैसे हैं, वैकल्पिक रोजगार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वहां उन्हें एक बिल्कुल आपका परमानेंट जॉब मिल रही है, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि जब वैकल्पिक आपका रोजगार मिल रहा है उन्हें, आपका परमानेंट नहीं मिल रहा है, कभी यहाँ करना पड़ता है, कभी वहां करना पड़ता है, तो ऐसे करके जो एक स्टेबिलिटी नहीं है, जो स्थिरता नहीं है, और स्थिर ना होने के कारण जो आपके लोग काम कर रहे हैं, उसका इफेक्ट सीधा हमारे गांव डेवलपमेंट है, जो ग्रामीण विकास है, उस पर बिल्कुल उसका सीधा दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष रूप से वो उसका बिल्कुल प्रभावित उन सेक्टर को, यानी कि उस क्षेत्र को आपका कर रहा है। और कौन सा क्षेत्र है बच्चों, वो ग्रामीण क्षेत्र है। इन सभी परिघटनाओं के प्रभाव की झलक देश के किसानों में बढ़ती हुई दुर्दशा और असहायता के रूप में देखा जा सकता है। अब कह रहे हैं जितनी भी ये घटना घट रही हैं, चाहे आपके वैकल्पिक रोजगार मिल रहे हो, चाहे आपके जो हमारी कृषि है उसका योगदान जीडीपी में कम हो रहा हो, चाहे आपकी वानिकी है, वो आपका मत्स्यन है,
उसमें जो भी आपकी कमी आ रही हो, इसका प्रभाव हमें कहाँ दिखाई देगा बच्चों? जो हमारे किसान हैं, देखिए जो हमारे किसान हैं उनकी क्या है, बड़ी बुरी आपकी दुर्दशा है, यानी कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। असहायता मतलब उन्हें वो सहायता के रूप में हम देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जितना भी इफेक्ट अगर कुछ हो रहा है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश में हमारे किसानों के ऊपर पड़ता दिखता है, नजर आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम ग्रामीण भारत की साख और विपणन व्यवस्था कृषि गतिविधियों के स्वरूप में विविधता तथा धारणीय विकास को बढ़ावा देने में जैविक कृषि की भूमिका आदि महत्वपूर्ण आयामों पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना है। साख मतलब जो आपके ऋण सुविधा है, और जो आपका विपणन व्यवस्था है, यानी कि ऋण की और आपके बाजार की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जो आपकी कृषि की जो आपकी गतिविधियां हैं, उस गतिविधि के स्वरूप में विविधताएं कितनी है हमें आपका ये देखना है, और तथा धारणीय विकास सस्टेनेबल जो आपका डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के साथ, यानी कि हमें धारणीय विकास को बढ़ावा देने में, और हमें क्या करना है, जो आपकी जैविक किसकी जो आपकी एग्रीकल्चर यानी ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसकी क्या करनी है हमें, जो उसकी आपकी भूमिका आदि है, इन सब सेक्टरों को हमें आपका देखना है, जो आपके महत्वपूर्ण आयाम है, और उनकी कैसे हम चर्चा करेंगे बच्चों, आलोचनात्मक, यानी कि हम उनके अंदर की कमी देखेंगे कि जितने भी आपके सेक्टर हैं, चाहे आपका साख हो, आपका ऋण व्यवस्था हो, आपके विपणन हो, एग्रीकल्चर में जो भी गतिविधि हो रही है वो, या फिर उसमें जो भी आपकी विविधताएं हैं, धारणीय विकास को जो हम बात कर रहे हैं बढ़ावा देने की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, तो ये जितने भी आपके सारे महत्वपूर्ण जो सेक्टर हैं, आपके क्षेत्र हैं, आयाम हैं, उनकी हम क्या करेंगे, आलोचनात्मक हम चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप मुझे बताइए कि जितना भी हम इस चैप्टर में अब तक ये देख चुके हैं, या फिर मैं आपको एक एक चीजें आपको बता रहा हूं कि किस तरह से अगर कोई भी सेक्टर वो आपका पिछड़ता है तो ग्रामीण विकास में उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, हम इसको लगातार आपका देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो प्रभाव जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अपने टीवी स्क्रीन की तरफ पूरा बने हुए हैं, और साथ में अपनी किताब की तरफ भी पूरा उस पर ध्यान दे रहे हैं कि सर किस चीज को बार बार नोटिस कर रहे हैं, सर किस चीज को बार बार आपका बोल रहे हैं। तो बच्चों, ग्रामीण विकास का हम लोग देख रहे हैं कि अगर कुछ भी रोजगार में दिक्कत होती है तो उसका सीधा इफेक्ट गांव के डेवलपमेंट पर, आपके किसान पर, उसका बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों? तो इतना तो हम लोग आपका देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम लोग आपका देख चुके हैं। ठीक है, अब हमारी नई यूनिट आपकी शुरू होनी है चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत। तो सभी बच्चे इस यूनिट को ध्यान दीजिए, और पुरानी यूनिट को क्या करना है बच्चों, आपको घर जाकर इस यूनिट को आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं, जो हमारी यूनिट शुरू हो रही है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए 6.3 यूनिट हमारी शुरू हो रही है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रकों में साख और विपणन। साख का मतलब बच्चों ऋण होता है, और विपणन का मतलब आपका बाजार होता है। क्या होता है? साख का मतलब ऋण, यानी कि पैसा, ऋण से संबंधित है साख, और जो आपका विपणन का मतलब होता है बाजार, आपका मार्केट। इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। हम साख की बात करते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था की समृद्धि समय समय पर कृषि और गैर कृषि कार्यों में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पूंजी का प्रयोग पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, जो हमारी एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था है, क्लियर है, तो अगर हम इसमें ग्रोथ चाहिए तो उसकी ग्रोथ के लिए, समृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय समय पर, चाहे आपके कृषि कार्य हो, चाहे आपके गैर कृषि कार्य हो, अगर हम चाहते हैं कि उसकी उच्च उत्पादकता प्राप्त करें, यानी कि हमें बहुत ज्यादा उत्पादन मिले, चाहे आपका कृषि कार्य हो, चाहे आपका गैर कृषि कार्य हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुख्य रूप से पूंजी के प्रयोग पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम चाहे अपना कृषि कार्य कर रहे हो या गैर कृषि कार्य कर रहे हो, तो हम उसमें उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज को आपको समझाने के लिए कि पैसा किस प्रकार से उत्पादकता बढ़ाने में, आपकी पूंजी उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होती है। उदाहरण के रूप में समझिए, एक किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। उस जमीन के अंदर क्या करता है किसान, खाद
और पानी के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से उत्पादन कमाता है। क्लियर है? जब तो उसकी जो कुल टोटल जब उससे आपकी फसल प्राप्त होगी, तो मान लीजिए जितना उसने, जिसके पास जितना उसके पास पैसा था, चाहे उसने बीज लगाया या फिर अन्य अपने सिंचाई करी, अपना श्रम दिया, अपनी मेहनत दी, और उसने 1 टन गेहूं प्राप्त किया। कितना बच्चों? 1 टन। जबकि वहीं एक दूसरा किसान है जिसके पास पैसा है, उसने क्या करा, नए आपके बीज लेके आया। नए क्या लाया? उन्नत बीज। अब उन्नत बीज लाएगा तो बच्चों फ्री में तो मिलेंगे नहीं, पैसे में मिलते हैं क्योंकि नए उन्नत है, अनुसंधान है। वो नए आपका उन्नत बीज लाया, और साथ में आप उसके लिए क्या लाया? उर्वरक लेके आया। क्या लाया? उर्वरक। और साथ में अपना कीटनाशक लेके आया। उसने उन उच्च उत्पादकता वाले बीज थे उनको बोया, फिर जैसे वो बड़े हुए उसमें उर्वरक को डाला, सिंचाई पर्याप्त करी, जैसे बड़े हो गए फिर उन पे जो आपके पेस्टिसाइड्स थे, आपके कीटनाशक जो आपके नाशक थे, साथ में उसका आपने स्प्रे किया, और फाइनली जब उसकी फसल मिली तो उसका रेट 5 टन हो गया। कितना हो गया? 5 टन। यानी कि एक ऐसा किसान है जो एक नॉर्मल तरीके से अपनी खेती कर रहा है, तो उसकी उत्पादकता 1 टन थी, जबकि जिसने अपनी पूंजी लगाकर नए बीज लाया, अच्छा खाद और आपके कीटनाशक लाया, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा करी, उसका उत्पादन 5 टन हो गया। यानी कि उससे 4 गुना बढ़ गया। अब आप मुझे बताइए कि जो आपकी पूंजी है वो कृषि पर निर्भर करती है कि नहीं? और ऐसे ही आपका गैर कृषि कार्य, मतलब अगर आप कोई चीज बना रहे हैं, अगर आप उसे हाथ से बनाएंगे, अगर उसी चीज को आप किसी मशीन से बनाएंगे, तो उसकी क्वालिटी फिनिशिंग, उसमें क्वालिटी में अंतर आएगा, और साथ ही में बच्चों आपका समय भी बचेगा। और आपको वो मशीन लानी है तो उसके लिए आपको पूंजी, आपको पैसे की आवश्यकता होगी ही होगी। तो इसीलिए चाहे आपका कृषि कार्य हो या आपका गैर कृषि कार्य हो, ये दोनों आपके बच्चों किस पर निर्भर करते हैं? ये आपके बच्चों पूंजी पर आपके निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, इस चैप्टर के माध्यम से हम ये देखा कि उन क्षेत्र हैं जो भी आपके हमें विकसित करने हैं ग्रामीण विकास के लिए, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हमें ग्रामीण विकास करना है तो हमें एक चीज को फोकस किया जा रहा है, वो है उत्पादन बढ़ाने पर। किस पर बच्चों? उत्पादन बढ़ाने पर। और उत्पादन तब बढ़ेगा जब हम चीजों को नया उनमें विकास देंगे, नई अपनी तकनीकी लगाएंगे, तो हम उसको विकास को जिस माध्यम से चाहते हैं उस स्पीड से आपका बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें आपके पूंजी की आवश्यकता होगी, और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से उस चीज को समझाने की कोशिश की कि पूंजी किस प्रकार आपकी जरूरी होती है, चाहे आपका कृषि कार्य हो या गैर कृषि कार्य हो। तो बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर हमें ग्रामीण विकास करना है, या फिर जो हमारा ग्रामीण विकास है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनका सीधा प्रभाव हमारे ग्रामीण विकास पर पड़ता है, हमारे किसानों पर पड़ता है। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर रोजगार हमें पर्याप्त नहीं मिल पाता है, वैकल्पिक रूप से है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो आपकी ग्राम तक नहीं पहुंचती है, चाहे आप सरकार की योजना ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसी चीज है, तो उससे क्या होता है, जो ग्रामीण विकास है वो बाधित होता है। क्या होता है बच्चों? बाधित। यानी कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए वो आपका नहीं होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपका मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये लेक्चर घर जाकर अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो बच्चों मुझे जुड़ने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।